हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग अपना सामाजिक विज्ञान का चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ तक कि आपका अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो हम यहाँ तक कहते हैं बेटा, क्योंकि अभी नई एक इन्फॉर्मेशन आपको सुनाई दिया होगा, सूचना आपको मिली होगी मैम के द्वारा कि टेट में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि आगे आने वाले टेट में आपके 50 नंबर के जीके रखे जाएंगे, 50 मार्क्स के जीके रखे जाएंगे। उस जीके में सारी चीज़ आते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल जिसे बोलते हैं जनरल नॉलेज, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। आपकी जो भी अगर अभी तक नहीं था ना टेट में, अभी तक तो सुपर टेट के लेवल भी था, लेकिन अब सब में कर दिया जा रहा है। कुछ ऐसे चेंजेस हमें देखने को आगे मिल सकते हैं, तो इससे पहले हम तैयार रहें, है ना, बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहें। जैसा कि आपके सिलेबस में सामाजिक विज्ञान का, वैसे ये लास्ट पार्ट है, हमने जो आपका पढ़ा था कार्नवालिस के समय जो स्थायी बंदोबस्त आया था, और कह लीजिए कि जो हमारा मालवाड़ी था, महालवाड़ी, और इस तरह के बहुत सारे बंदोबस्त हमने पढ़ रखे हैं, है ना। इसके पहले वाला वीडियो देखिए, 20 से 25 मिनट का होगा, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कवर कर रखा है। और सामाजिक विज्ञान हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि आपका टेट और मतलब कि आप अनेकों एग्जाम दे सकते हैं इससे। ठीक है, आज इसी सिलसिले में, वैसे तो आपको सिर्फ इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ वायसराय से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन क्यों ना हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ दे दें, है ना, जिससे आपका भी फायदा हो जाए और आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, है ना, और हमें भी दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, है ना, जिससे कि हमारे बच्चे बार बार उसे देखते रहें, बार बार उसे देखते रहें। जैसे ही टेट का पेपर आएगा फिर आप रिवीजन पे लग जाइएगा, जिससे कि आपका जो टाइम होगा बचेगा, कहीं भटकने से आप बचेंगे, और एक बार अगर पढ़ लेंगे तो हमेशा काम देने वाला है ना। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं बेटा यह कह के डालते हैं पहले तो यही टेट के लिए पढ़ाएंगे, यही सुपर टेट के लिए पढ़ा देंगे, यही सी टेट के लिए पढ़ा देंगे। मतलब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है क्यों ना एक ही बार पढ़ लिया जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। तो डीएलएड भी पढ़ लीजिए, काम खत्म कर लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपको पता है हमने पढ़ाया था 1857 की, सॉरी 1957 की क्रांति, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, 1757 का जो आपका प्लासी की लड़ाई हुआ था, और 1764 का जो बक्सर की लड़ाई हुई थी। ये दोनों बातें हम आपको बेहतरीन तरीके से बताए थे बेटा। इसमें यह भी बताया गया था आपको कि 1757 में कैसे सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारा जाता है, और कैसे षड्यंत्र रचा जाता है और मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया जाता है ना, अंग्रेजों द्वारा, कह लीजिए लॉर्ड क्लाइव द्वारा, है ना। इसके बाद कैसे हमारा बक्सर का युद्ध होता है 1764 वाला, उसको भी हमने बेहतरीन तरीके से देखा था। 3 लोगों का गुट रहता है, जो आपके कह लीजिए कि जो नवाब होते हैं यूपी के नवाब हो गए, बंगाल और इधर पटना के जो उस समय शासक रहता है, मुगल शासक होता है वह, प्लस सिराजुद्दौला, वहां पे देखा सिराजुद्दौला था बेटा, यहाँ पे शुजाउद्दौला है। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला आ जाता है, प्लस मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद रहता है, क्योंकि यह अपने ही रंग में रंगने लगता है ना, क्योंकि यह थोड़ा दिमाग वाला रहता है, सोचता है क्यों ना हम अंग्रेजों को मात देने लगे, और यही सोचता है, और एक तरह से अपना रणनीति बनाने लगता है और अंग्रेजों को मात देने लगता है। जैसा कि आपको पता है पटना में लड़ाई हुआ था और अंग्रेज को पटकनी दिया था, इसी से अंग्रेज बौखला जाते हैं और इसको उतार देते हैं गद्दी से। फिर उसके बाद उनका रणनीति हो जाता है, इधर ये भागता है, चला जाता है, कह लीजिए कि आपका चला जाता है पहले यूपी में चला जाता है, यूपी में, फिर उसके बाद इधर आ जाता है आपका पटना की तरफ, जो इस समय आपके कह लीजिए कार्यरत्न रहते हैं शाह आलम द्वितीय, जो आपके कह लीजिए कि मुगल में, उनको ले लेते हैं, और तीनों लोग की त्रिगुट संधि हो जाती है। 3 लोग मिलकर आते हैं, सीधे धावा बोल देते हैं का, जो आपका उस समय जो अंग्रेजों का कह लीजिए कि उस समय नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम रहता है लॉर्ड क्लाइव। के बाद आ जाता है बेटा कौन सा था, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो एक बार आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, बिल्कुल धांसू तरीके से समझाया गया है। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं आपका गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो क्यों ना हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहले गवर्नर की बात करते हैं, पहले गवर्नर की बात करते हैं। अब गवर्नर में आपको पता है सबसे पहले गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को, यही गवर्नर रहता है, क्योंकि यही इसमें पहला रहता है। इसको कल यूपी का जो क्षेत्र रहता है, काफ़ी जगह यह बैठा रहता है अपना, और इधर जब पता चलता है इसको जो आपके सिराजुद्दौला हैं यह विद्रोह कर दिए हैं, तो आप बाद में सेना वगैरह भेजता है, तो इसी को पहला भारत का, मतलब भारत का नहीं, बस गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बस गवर्नर जनरल याद रखेंगे, पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश का कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कब से कब तक था, तो बता देंगे 1757 से लेकर 1760 तक था बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद दूसरी बार फिर इसको बनाया जाता है। दूसरी बार ये कब बनता है, एक बार और गवर्नर जनरल, तो बता देंगे 65, यानी कि 1765 से लेकर बेटा बनता है 1767 तक, 2 साल के लिए फिर बनता है।
इसी बीच में एक लोग आते हैं हॉलवेल, जो हॉलवेल की घटना आपको सुनाए थे, ब्लैक होल वाली, जो कि आपको बताया था जिसमें कि 143 लोग थे, 23 लोग बचते हैं, जिसमें हॉलवेल भी एक रहता है। ये षड्यंत्र रचा गया होता है अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को पटखनी देने के लिए। तो बस यहाँ पे कल ये जो आपका जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था, इन दोनों शासनों के बीच में एक लोग आते हैं जिसका नाम रहता है हॉलवेल। वो भी कुछ दिन के लिए रहता है, शासन करता है 1760 से लेकर 1765 तक रहता है। फिर उसके बाद 2 साल के लिए फिर ये आ जाते हैं, है ना, याद रखेंगे। और इसी बीच जो रॉबर्ट क्लाइव होता है बेटा, अपने शासन के दौरान जब इसका शासन होता है तो द्वैध शासन चालू किया था। यह द्वैध शासन क्या होता है, हम लोग कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, बस आप इतना याद रखें, द्वैध शासन ये चालू किया गया था। जैसे आज भी द्वैध शासन है हमारे भारत में, गवर्नर का मतलब कि राज्यों में देखेंगे तो सीएम होते हैं और केंद्र में देखेंगे तो पीएम होते हैं, या फिर कह लीजिए राज्य में देखते हैं तो भारत के गवर्नर होते हैं। जैसे अलग अलग राज्य में आनंदीबेन पटेल हैं हमारे यूपी की, और मध्य प्रदेश की भगत सिंह कोश्यारी हमारे गोवा के, महाराष्ट्र के, इस तरह अनेक जितने भी राज्य हमारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबके अलग अलग गवर्नर हैं प्लस सीएम है। इसी तरह केंद्र में भी पीएम बैठे हैं, जो कि सारे गवर्नरों का हेड है बेटा, है ना। एक तरह से केंद्र शासन करता है सीधे हमारे कह लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए बेटा तो सामने बिल्कुल हमारे जो राज्य होते हैं वह शासन करते हैं। तो इस तरह दो हुए ना, दो शासन हुआ, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो ये कौन स्टार्ट किया था बता देंगे, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए यहाँ पे गवर्नर 2 ही लोग आते हैं, इसमें से हम 2 ही पढ़ते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनता है सर, कब बनाया जाता है इसे? बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है किस चार्टर अधिनियम द्वारा बनता है? तो बता देंगे बेटा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, 1773 चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। यह बार बार पूछा जाता है, आपके सुपर टेट लेवल तक पूछा जाएगा, आप लिख लें, नोट कर लें इसे बेटा। अब देखिए, पहला बोला जाए आपसे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था पहला, यहाँ पे लिख लीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए 7-8 लोग आते हैं, सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ हम देखेंगे यही कि कौन गवर्नर जनरल आया था, उसके समय क्या क्या काम हुआ था, बस यही पूछा जाता है। इस एक टॉपिक से सिर्फ इतना पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है, और आप लोग गलत करके चले आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको एक ही जगह सब मिल जा रहा है तो आप लोग नोट करते चलिए, मजा लीजिए। सबसे पहले आता है वारेन हेस्टिंग जो होता है बेटा, ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। पहला बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है बेटा, 1773 अधिनियम के द्वारा लागू किया जाता है, याद रखेंगे। 1774 में एक और अधिनियम आता है बेटा, जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। 1784 को बोलते हैं, 1774 को बोलते हैं, ध्यान से आप एक कमेंट करेंगे, 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं कि 1774 को बोलते हैं, आप कमेंट करेंगे। देखिए अब वारेन हेस्टिंग आता है, पहला वारेन हेस्टिंग आता है बेटा, कब से कब तक रहता है तो बता देंगे, 1772 से लेकर 1785 तक रहता है बेटा ये। अब इसके समय क्या क्या काम होता है, जो हमारा रॉबर्ट क्लाइव था, द्वैध शासन लगाया था ना, ये द्वैध शासन हटा देते हैं, द्वैध शासन हटा देते हैं बेटा, द्वैध शासन हटा देते हैं। और यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, और लास्ट कह लीजिए कि गवर्नर होते हैं, लास्ट गवर्नर होते हैं कहाँ के बेटा, भारत के, मतलब कह लीजिए बस लास्ट गवर्नर होते हैं, क्योंकि अभी गवर्नर जनरल का पोस्ट था, गवर्नर जनरल से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल पहले होते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं, यह बात आप लिख लेंगे कॉपी पे बेटा। दूसरे लोग आते हैं, और यह इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन कौन चालू किया, क्लाइव। द्वैध शासन कौन बंद किया, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा, आपका लिख लेंगे कार्नवालिस आ जाता है। इस कार्नवालिस का जो शासन होता है बेटा, कब से कब तक होता है तो बता देंगे, आपकी 1786 से लेकर 1793 तक होता है, 1786 से लेकर, क्योंकि 85 तक यह होता है, इसके बाद 1793 तक यह आ जाता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराएंगे, सारे का नाम नहीं लिखवाएंगे आप, जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही आप देखेंगे। अब कॉर्नवालिस के समय क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम करता है, सिविल सेवा का जनक बोला जाता है इसे, लिख लेंगे। जो सिविल सेवा यूपीएससी है ना, 1924 से भारत में होने लगा, इसके पहले ब्रिटेन में होता था, याद रखेंगे। सिविल सेवा का जनक किस देश को माना जाता है तो बोलेंगे चीन को माना जाता है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, सेवा का जनक किसे माना जाता है बेटा, बता देंगे कॉर्नवालिस को। लेकिन पूरे वर्ल्ड के क्षेत्र से देखें, नजर से देखें, तो जो सिविल सेवा था सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था तो बता देंगे चीन में स्टार्ट हुआ था बेटा। कागज की मुद्राएं, कागज की जो कह लीजिए कि नोट वगैरह छपने लगे, अखबार वगैरह बनने लगे, सबसे पहले चीन से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, याद रखेंगे। सिविल सेवा भी चीन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था तो बता देंगे कॉर्नवालिस के समय स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, चलिए सिविल सेवा का जनक माना जाता है। दूसरी बात, ये क्या काम करता है? दूसरी बात बेटा, पुलिस सेवा का भी जनक इसे माना जाता है। सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, इसके बाद इसे माना जाता है स्वाभी। जो स्वाभी कह लीजिए कि जो हमारे जमींदारी प्रथा होता है बेटा, यही शुरू किया था, हमने बताया था कल वाले वीडियो में, आप देखिए जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा इसके समय ही शुरू हुआ था, इसको बोला जाता है जमींदारी प्रथा शुरू करने वाला। इसके बाद बेटा इसको इसी के समय 1789 में 1789 में दास प्रथा का भी रोक लगा था। रोक पूरी तरीके से नहीं लगा था, लेकिन रोक लग गया था। 1789 में दास प्रथा पर रोक लगाया गया था, दास प्रथा पर रोक लगाया गया था। आप इसको लिखते चलेंगे बेटा, लिखते चलेंगे। किसके समय का है? कार्नवालिस के समय का। ये सारी चीजें हैं। दास प्रथा पर रोक लगा था। इसके बाद न्याय और प्रशासन को पहली बार बांटा गया था। न्याय, जैसे कि हम बात करें, जो हमारा न्यायिक समीक्षा है या फिर न्याय है हमारा, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यह किस अनुच्छेद के थ्रू अलग होता है? तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 50 के थ्रू अलग होता है ना, जो डीपीएसपी में है हमारे। ठीक है, इसी तरह कार्नवालिस के समय बेटा, कार्नवालिस के समय भी जो आपका न्याय था, न्याय हो गया, और जो कह लीजिए कि अस्थायी कार्य हो गया, मतलब अस्थायी कार्य जैसे कि बजट बनाना हो गया, कोई कानून लाना हो गया, और न्याय से संबंधित कार्य हो गए, तो इसी के समय अलग अलग किया गया था। लिख लेंगे आप, अलग किया गया था न्याय को किससे? अस्थायी शासन से, अस्थायी शासन से अलग किया गया था बेटा, इसको आप लिख लेंगे। और कार्नवालिस के समय क्या हुआ था? एक चीज और हुआ था कार्नवालिस के समय, याद करिए क्या हुआ था बेटा। एक चीज पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसकी समाधि कहां पे है। एक ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल जिसकी समाधि देश के बाहर हो, तो उसका नाम बताइए। तो आप बता देंगे बेटा कि कार्नवालिस है। कहां पे इसका समाधि है बेटा? इसका मॉन्यूमेंट्स, सॉरी, इसका टॉम्ब कहां पे है? तो बता देंगे गाजीपुर, वही गाजीपुर जो बिहार से सटा हुआ है, गाजीपुर, यूपी बिहार से सटा हुआ गाजीपुर बेटा, याद रखेंगे ना। चलिए इसको याद रख लेंगे, इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं। तीसरा नंबर का क्या है? तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? ये तो था दूसरा, पहला दूसरा। इसके बाद तीसरे नंबर पे लिख लेंगे आप बेटा, तीसरे नंबर पे लिख लेंगे सर जॉन शोर। इसके समय सिर्फ एक काम होता है, सर जॉन शोर बेटा। इसका जो कार्यकाल होता है ना, 1793 से लेकर 1798 तक होता है, 1793 से लेकर 1798 तक होता है, याद रखेंगे ना। अब इसके समय क्या क्या कामें होती हैं, क्या क्या काम होता है, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो पूछता है बार बार। इसके समय सिर्फ एक काम होता है, लिख लेंगे। जो मैसूर था बेटा, मैसूर जो आपका कह लीजिए इनका क्षेत्र था, जो आपके कौन थे बेटा, जिनकी लड़ाई हुई थी, मैसूर की 3-4 लड़ाइयाँ हुई थी ना, जो इसके बेटा देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको, बता रहे 1 मिनट। कौन था जो 1799 टीपू सुल्तान प्लस उसके पिताजी, है ना। तो क्या नाम था उसके पिताजी का, आप देख लीजिएगा। टीपू सुल्तान प्लस उसके पिताजी, जो मैसूर वाला इलाका था, वहां पर उनका राज शासन चलता था। कह लीजिए कि मैसूर पे जो विजय थी ना, मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसके समय अपनाया गया था? तो सर जॉन शोर के समय। मैसूर के समय अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बता देंगे सर जॉन शोर जो था बेटा, यह मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। लिख लेंगे, बस इतनी बातें, छोटी सी बातें हैं, ठीक है, लिख लेंगे। देखिए उसका नाम था मैसूर के प्रति, जो उसके पिताजी कौन थे? 2 लोग थे, दोनों पिता था, एक बेटा था, दोनों में बहुत 3-4 लड़ाइयाँ होती हैं अंग्रेजों के साथ। टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान का प्लस पिताजी कौन था, देखिए नाम दिमाग से स्किप किया है, इसकी बुझाता है, अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, आप लोग बताएंगे। अब देखिए चौथे नंबर का बेटा आप लिखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। क्या लिखेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली आता है। ये तो बहुत अच्छा काम भी करता है, कह लीजिए गंदा भी काम करता है, क्योंकि इन लोग का सिर्फ एक ही मकसद होता है, लूट के मस्त रहना बाट। क्यों? ये 1798 से लेकर बेटा 1805 तक रहता है, 1798 से लेकर 1805 तक होता है, 1805 तक होता है। इसके समय सबसे पहली सहायक संधि आती है, सहायक संधि लाने वाला कौन है आपसे पूछा जाता है, तो बताएंगे लॉर्ड वेलेस्ली बेटा सहायक संधि लाता है। और सहायक संधि के थ्रू हैदराबाद और इसके बाद बेटा मैसूर, तंजौर, इसके बाद जो आपका अवध है वो वाला प्रांत, मैसूर, तंजौर और अवध वाले प्रांत को बेटा क्या करता है, यह मिला लेता है, मतलब कि वहां पे यह लागू कर देता है सहायक संधि।
इस तरह याद रखेंगे। सहायक संधि कौन लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली लाया था। यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता बेटा। कहिए कि सहायक संधि लाने वाला सबसे पहला कौन था गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल। या फिर ये पूछ लेगा सहायक संधि किसके समय आया था? तो बता देंगे लॉर्ड वेलेजली के समय आया था। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। इसके बाद एक और पढ़ते हैं, दो और पढ़ते हैं, दो। देखिए जो लॉर्ड वेलेजली था बेटा, इसके समय जो आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम है ना, फोर्ट विलियम किला है, इसी के समय बनाया गया था। ये चीज भी आप लिख लेंगे, जो फोर्ट विलियम किला है ना, वो लॉर्ड वेलेजली के ही समय बनाया गया था। इसको भी आप लिख लेंगे कॉपी पे। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर का बेटा? 5वें नंबर का शायद है ना, 5वें नंबर का। इसको बारे में लिख लेंगे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो आता है। ये क्या काम करवाता है बेटा? ये क्या काम करवाता है? लॉर्ड मिंटो का जो शासन होता है 1807 से लेकर 1807 से लेकर, क्योंकि वो 1805 तक रहता है, ये 1807 से लेकर 1813 तक रहता है। इसके बीच में एक लोग आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हमको बताने की अपेक्षा नहीं करते हैं ना। तो आप लोग बस इसको लिख लें। आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वही सुने और समझे, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है। ये सिक्कों के प्रमुख शासक से संधि, मतलब कि 7 संधि कर लिया था। बस इसके समय एक चीज हुआ था, जो सिख के शासक थे बेटा, 10 गुरु थे ना, उनके साथ संधि करने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो बता देंगे लॉर्ड मिंटो था बेटा। इसको लिख लेंगे। इसके बाद छठे नंबर का आ जाता है, छठे नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट है जो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग का बेटा कार्यकाल कब से कब तक होता है? बता देंगे। लॉर्ड हेस्टिंग का जो समय होता है बेटा, कब से कब तक होता है? तो बता देंगे बेटा लॉर्ड हेस्टिंग जो होता है ना, वह 1813 से लेकर 1813 से यह खत्म होता है इनका पीरियड, तो ये 1813 से लेकर 1823 तक होते हैं। 1823 तक होते हैं बेटा, 1823 तक होते हैं। और इनके समय बहुत सारे काम होते हैं, जैसे 1814 कर लीजिए, 1814 और 16 में एक होता है बेटा नेपाल के साथ युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं संगोली का संधि, संगोली संधि, संगौली संधि 1816 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध होता है। नेपाल में गोरखा वगैरह पहले बहुत ज़्यादा रहते थे ना, कर लीजिए, बहुत खतरनाक होते हैं बेटा गोरखा, है ना, तो क्योंकि अंग्रेज इसी के बल पे छटकते थे। 1814-1816 के बीच नेपाल के साथ संधि होती है। इस संधि का नाम होता है बेटा संगौली की संधि। संगौली की संधि होती है, और नेपाल को पूरा का पूरा अपने प्रति झुका लेते हैं, है ना, याद रखेंगे। ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। और एक चीज और होता है पिंडारियों का दमन। जो सिक्किम वाला इलाका हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट में हो गया, पिंडारी रहते थे, पिंडारी एक जनजाति है, उनका दमन किए थे, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का जो दमन हुआ था बेटा, वो लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय हुआ था। आप इसे नोट कर लेंगे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल खत्म, अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल बने थे बेटा किस एक्ट के थ्रू? बता, क्योंकि यह 1773 के एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वह चार्टर अधिनियम 1773 के थ्रू बने थे। यह बातें पूछ ली जाती हैं। अगर अब पूछा गया भारत के गवर्नर जनरल कब बनाए गए, किस अधिनियम के थ्रू बनाए गए, तो बोलेंगे 1833। 1813 नहीं करिएगा, 1833 के थ्रू। 1813 के थ्रू जो हुआ था काम, वह एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका यूरोपी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको कह लीजिए कि जो उसका व्यापार का एकाधिकार था, वो खत्म कर दिया गया था। लेकिन पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ था। पूरी तरीके से खत्म होता है 1833 में। उसको केवल चाय के व्यापार को छोड़ के चीन के साथ और सारी जितने भी व्यापार था, वो खत्म कर दिया गया था 1813 के अधिनियम के थ्रू। और 1833 आते आते पूरी तरीके से उसके व्यापार पर जो मोनोपॉली थी, उसको खत्म कर दिया गया, है ना, ब्रिटिश की महारानी द्वारा। ये चीज याद रखेंगे बेटा। इसके बाद आ जाता है भारत के गवर्नर जनरल। 1833 अधिनियम याद रखेंगे बेटा। यह बात बहुतों बार पूछा है, बहुतों एग्जाम में पूछा है, सुपर टेट में पूछा है। उठाइए ना पेपर, उठाइए, देखिए उठाकर, आपके सामने है। अब आने वाले टेट में भी पूछेगा, और आपके एग्जाम में तो आएगा बेटा, है ना। लिखते चलिए। लास्ट में वायसराय की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में है ना, याद रखिए। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पढ़िए वहां पे जहां पे आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा अगर आपको दिया जाता है बेटा। देखिए प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहां पे हमें जच जाता है ना, वहीं पे आप लग जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप हमें पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, बस हमारा यह मानना है। और ये भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल आ जाते हैं भैया, जनरल। अब आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएंगे विलियम बेंटिंग। और यही बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल होता है, जो हमने आपको नहीं बताया है, इस वजह से कि दोनों साथ बता देते हैं ना, उसी समय बताते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तब भी इसी का नाम लेंगे, विलियम बेंटिंग बेटा, याद रखेंगे। एक विलियम बेंटिंग और आता है,
है ना, उसकी उसके कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे पहला आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका शासन होता है 1828 से लेकर 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका शासन होता है 1828 से लेकर बेटा 1835 तक होता है, क्योंकि 1833 34 35 में अधिनियम आता है कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, और 33 के पहले यह क्या रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, क्योंकि अधिनियम तो आता है 33 में, तो 33 के पहले तो बंगाल का रहा होगा ना। इस तरह आप लगा लेंगे अनुमान, क्योंकि 28 से लेकर 35 तक क्या रहता है बेटा ना, 33 में अधिनियम आता है, 33 से लेकर 2 साल तक बस ये अपने भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना। अब देखिए ये बात क्लियर हो गया हो तो लिखिएगा 1829 और 1830 में, इसके अंदर लिखेंगे आप 1829 और 1830 में, 1829 और 1830 में यह एक काम करता है। क्या काम करता है बेटा, 1829 और 1830 में ये सती प्रथा का अंत कर देता है। पूरी तरीके से उन्मूलन नहीं करता है, पूरी तरीके से उन्मूलन करता है, क्योंकि इसी के समय बेटा आपके पता है कि राजा राम मोहन राय इसके साथ मिलते हैं और इसके साथ मिलकर काम करते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन करवा देते हैं, एक तरह से खत्म करवा कहानी। ठगी प्रथा का भी अंत होता है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन जाता है। उस समय अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम पूछा जाता है किसके समय से स्टार्ट हुआ, अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम किसके समय बना, किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय बना, तो बोलेंगे पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था उसके समय बनाया गया। और जो सरकारी सेवा था बेटा ना, उसमें जो भेदभाव होता था ना, काले गोरे का, निचले तबके ऊपरी तबके के, या फिर अंग्रेज और भारतीय में इस तरह गोरे रंग का बहुत सारे भेदभाव होते थे, उसको खत्म कर दिया जाए, है ना। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप लिखते चलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है चार्ल्स मेटकॉफ। दूसरे नंबर पे आता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, देखिए सारी बातें हम नहीं लिख रहे हैं बेटा, आपको सारी बातें जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, जो पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ वही बता रहे हैं, है ना। एग्जाम में पूछ के इतना ही खुश हो जाता है और आपको 1 नंबर पा जाना है बस किसी तरह। 1835 से लेकर 1836 तक होता है। 1835 में उसका कहानी खत्म होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का, यह आ जाता है 1835 से 1836 तक। अब इनके समय क्या क्या कहानी होती है सर, तो इनके समय होता है सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय और पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके समय से चली आ रही थी, कि अगर तुम जो है भैया, अगर तुम जो है समाचार निकालोगे, समाचार पत्रिका निकालोगे, अपनी जो प्रेस चलाओगे, तो तुमको सीधा जेल होगा। कितने लोगों को ये सीधे ब्रिटिश के पार्लियामेंट पे ले गए, कितने लोग को दबा दिए, कितने लोग को जान से मार दिए, लोग फांसी पे चढ़ा दिए। लेकिन चार्ल्स मेटकॉफ आता है बेटा, इसको बोला जाता है समाचार के पत्रों का मुक्तिदाता, यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है, तो बोलेंगे बेटा चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है, क्योंकि इतने बहुत ज्यादा इसने जो है ना बहुत ज्यादा रियायती देता है कि आप छापो पत्रिका, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, आप पहले इजाजत लोगे, 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप इजाजत लोगे सरकार से, जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उससे इजाजत लोगे, फिर उसके बाद जो करना हो सो करोगे पहले, लेकिन मुहर लगना चाहिए ब्रिटिश का। यह इस वजह से इसको बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, यह बात गार्ड बांध कर लिख लेंगे। तीसरी बात, मतलब तीसरे जो आते हैं, तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तीसरे नंबर इंपॉर्टेंट सबसे, तीसरा नंबर लॉर्ड ऑकलैंड बेटा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक होता है। लॉर्ड ऑकलैंड आता है 1836 से लेकर 1842 तक रहता है। इसके समय सिर्फ एक काम होता है जो बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। जीटी रोड, जो जीटी रोड है बेटा बनना स्टार्ट हुआ था, इसी के समय से बनना हुआ था। जीटी रोड जो आप देख रहे हैं गांव गांव में बहाली आ रही है, जीटी रोड बनवाया जा रहा है प्रधान के थ्रू, गांव प्रधान हो गया, नगर निगम हो गया, इन सब के थ्रू, है ना। तो याद करेंगे जीटी रोड का जो स्टार्ट हुआ था बनना लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, 1836 से लेकर 1842 तक यह रहता है, यह शासन पे रहता है, जो कि भारत का गवर्नर जनरल तीसरे नंबर का, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद लॉर्ड एलनबरो आ जाता है। लॉर्ड एलनबरो यह होता है बेटा 1842 से लेकर, यह होता है 18, ये चौथे नंबर का बेटा। यह क्रम से नहीं है, जो इंपॉर्टेंट सिर्फ वही आपको हम बता रहे हैं, बीच में हो सकता है 1 आध 2 आए रहे हैं, जैसे कि 1842 है, 1842 इसका खत्म हुआ तो इसका शासन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ तो क्रम से मिल गया, लेकिन आगे हो सकता है क्रम से न मिले आपको, है ना, तो याद रखेंगे। 1842 से लेकर बेटा यह रहता है 1844 तक, सिर्फ 2 साल के लिए रहता है। लेकिन इस 2 साल में क्या काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है जो सिंध रहता है, सिंध वाला प्रांत जो पंजाब है, देख रहे हैं पंजाब का आधा से ज्यादा प्रांत जो है बेटा ना चला गया है किसमें, पाकिस्तान की तरफ चला गया है, जो सिंचाई वाला है काफी क्षेत्र, जहाँ पे उर्वरता है बहुत ज्यादा है, मिट्टी
जो उर्वरता वाला क्षेत्र है हमारा, वो आधे से ज़्यादा चला गया किसके पास? पाकिस्तान के पास। वो मज़ा लेता है। लेकिन हम लोग के पास भी कम नहीं है, लेकिन है। इस वजह से बोलते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे किसान देखते होंगे बहुत ज़्यादा है। अभी जो विद्रोह हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा किसान उसी जगह के हैं, है ना? जो नाम तो नहीं लेना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो हम नाम लेके बताते हैं आपको। अब देखिए लॉर्ड एलन बरो 1842-1844 तक रहते हैं। इनके समय जो काम होता है बेटा, सिंध का विलय होता है और दास प्रथा का पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है। तो यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है, बच्चे गलत करके चले जाते हैं कि 1829-1833 में जो सती प्रथा का, दास प्रथा का जो अंत हुआ था, किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। लेकिन पूरी तरीके से बैन कब लगा था दास प्रथा का? तो बताएंगे लॉर्ड एलन बरो के समय लगा था बेटा। पूरी तरीके से दास प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। ये बात अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग आता है। थोड़ा सा संयम बरतिए, धैर्य बनाइए, सब कुछ अच्छा होगा। लॉर्ड हार्डिंग बेटा 1844 से लेकर 1848 तक रहता है, 4 साल तक। 1844 से लेकर 1848 तक रहता है, मात्र 4 साल तक। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो रहता है बेटा, इसके समय सबसे अच्छा काम होता है, नरबली प्रथा पर रोक ले जाता है। नरबली प्रथा जो कह लीजिए कि नरबली प्रथा मतलब कि समझ रहे हैं, आदमियों को काटना पीटना, नरबली प्रथा मतलब समझ रहे होंगे आप। इस पर बैन लगा देता है, इसका दमन कर देता है। दमन करने वाला कौन था नरबली प्रथा का? तो बोलेंगे लॉर्ड हार्डिंग था बेटा। ये चीज लिख लेंगे और मस्ती से 1 नंबर पा जाएंगे अगर पूछा जाएगा तो। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। ई ससुरा तो बहुत बदमाश होता है। लॉर्ड डलहौजी आता है। इसके समय बहुत काम होते हैं, अनेकों काम होते हैं, अनेक काम होते हैं। आपको बहुत सारे काम बताएंगे। इसके समय होता है जो अंग्रेजों की कह लीजिए कि मंशा थी ना, वो यह सोच कर आए थे कि चलेंगे भारत में, कुछ रोजगार देंगे, कुछ अपना कह लीजिए कि भारत में कंपनियां लगाएंगे, कुछ जो है कि बागवानी खोलेंगे, कुछ जो है कि अपना नील की खेती करेंगे, जिससे कि वहां से लूट कर हम लेकर चले आएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ? ये लोग सोचे कि फोन, वहां पे फोन की सुविधा कर देंगे, ट्रेन की सुविधा कर देंगे, डाक की सुविधा कर देंगे, बिजली वाले तार की सुविधा कर देंगे। लेकिन ये तो अपना प्रॉफिट सोचे थे ना। लेकिन क्या हुआ? इनसे हमको प्रॉफिट मिलने लगा, आज हम लोग मजा ले रहे हैं, है ना? तो मतलब उनके बुरा चाहने से भी हम लोग का अच्छा हो गया, है ना? तो यही माना जाता है कि ये लोग अच्छा थोड़े सोचते थे हमारे लिए। ये लोग तो अपने मनसा को मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये सब सारी चीजें किए थे ना, जिससे कि हमें फायदा मिलने लगा। अब जाके मतलब उन्हीं सबका देन है बेटा कि सबसे ज्यादा जो डाक व्यवस्था है, सबसे बड़ा डाक की जो चैन है, सबसे ज्यादा भारत में ही है। अभी फिलहाल तो बैन हो चुकी है मोबाइल वगैरह टेक्निकल सुविधा आने के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाक है ना, डाक सेवा जो सबसे ज़्यादा मिलता था ना, भारत में ही मिलता था। आज भी देखिए हमारे यहाँ है सबसे ज़्यादा। ठीक है, लिख लेंगे। अब लास्ट लिखेंगे बेटा। इसके बाद एक लोग और आते हैं, बताते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आ जाता है। लॉर्ड डलहौजी, इसका जो शासन होता है बेटा, यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है। 1848 से लेकर 1800 कब तक होता है? 1856 तक होता है। 56, 1848 से 1856, 1848 से लेकर 1856 तक होता है। ये बात आप लिख लेंगे बेटा। अब इसके अंदर क्या क्या काम हुए थे, ध्यान से सुनते रहिए। हड़प नीति चलाया। यह एग्जाम में, हजारों एग्जाम में पूछा गया है। टेट का उठाइए, टेट में हो सकता है ना पूछा हो, लेकिन सुपर टेट, सी टेट उठाइए ना, आपका 30 नंबर आता है सुपर टेट में। और ऐसा तो नहीं टेट निकाले मास्टर बन गए, है ना? एक तो जरिया है टेट निकालना ना, टेट निकालेंगे अपना प्राइमरी का, जूनियर का, बनेंगे मास्टर। लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं, ये सब सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अब तो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। 50 नंबर के आने वाले हैं। 50 नंबर अगर कवर नहीं किए ना तो ख्वाब छोड़ दीजिए, वो सब कवर इसी जगह से कर पाएंगे आप। इसको शेयर करिए दबा के बेटा, देर शेयर करिए, एकदम दबा के, मजा आ जाने वाला है। फिर ऐसे कंटेंट्स हम आपको हमेशा देते रहेंगे। हमारा सिर्फ मनसा होता है आपको डीएलएड में नहीं फोड़ना, आप हर जगह फोड़ो, हर जगह फोड़ो, हर प्लेटफॉर्म पे फोड़ो, जहां भी एग्जाम दो। तो चलिए, लॉर्ड डलहौजी के समय हड़प नीति आई। हड़प नीति आई। इस हड़प नीति में सबसे पहले जो मिलाया था, किस क्षेत्र को मिलाया था बेटा? सतारा। लिखेंगे सतारा को 1848 में मिला लेता है। इस हड़प नीति द्वारा 1848 में सतारा को मिला लेता है। सतारा और जैतपुर को यह 1848 में विलीन कर लेता है, अपने में मिला लेता है। इसके बाद संभलपुर, क्रम से याद रखिए, पूछा जाता है। संभलपुर को 1849 में संभलपुर को मिला लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा उदयपुर कहिए, हाँ उदयपुर ही कहिए। 1852 में यह उदयपुर को मिला लेता है। उदयपुर। इसके बाद झांसी, 1853 में झांसी को मिला लेता है अपने में, है ना?
सबको छीनता है, इसका कारण बता रहे हैं अभी आपको। इसके बाद नागपुर 1854, नागपुर 1854 में नागपुर को बेटा मतलब नागपुर को अपने में मिला लेता है। इसका हड़प नीति था, 3-4 बात को ध्यान रखिए बस। हड़प नीति का मतलब यह हो गया जहां पे कोई पूर्वज न हो, जैसे नाना साहब है ना, नाना साहब जो कानपुर के थे, वह गोद लिए हुए थे अपने पिताजी के, है ना। इसी तरह झांसी की रानी जो बेटा था उनका, राहुल शायद नाम था, वह भी अपने बेटे को गोद ली थी। तो ऐसे जगह जहां पर शासक नहीं था, जहां पे कह लीजिए कि उसके आगामी कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे, पूर्वज नहीं थे, जहां पे शासन सत्ताधारी नहीं था कोई, उसको हड़प लेते थे चलो, उसी को बोला जाता हड़प नीति, है ना। बहुत सारे इनके गाइडलाइन थे कि हड़पने का क्या क्या क्राइटेरिया होगा, बहुत सारे थे, हम उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज वाले में नहीं। अब और क्या लाया था लाल डलहौजी भैया, बहुत सारी चीजें लाए थे, ये तो हड़प नीति ही नहीं केवल। इसके बाद सेना का मुख्य कार्यालय बनाया था बेटा, कहाँ पे, शिमला में, ये बात याद रख लेंगे, लिख लीजिए उसके नीचे। इसके बाद पहली जो ट्रेन चली थी इसी के समय चली थी, मुंबई से थाने मात्र 33 किलोमीटर चली थी 1853 में, ये बात भी लिख लेंगे आप। इसके बाद बेटा जो प्रथम विद्युत तार सेवा था, विद्युत तार जो आज हम लोग को लाइट मिल रहा है ना, सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था इसके समय ही भारत में स्टार्ट हुआ था, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। यह क्या था सर, इसमें शिक्षा की प्रणाली लिखी थी कि भारत में कैसे शिक्षा आएगा। जैसे कि आपको पता है जो आपका शिक्षा का अधिनियम अभी फिर लाया गया, तीसरी चौथी मतलब शायद 7वीं या फिर 8वीं बार संशोधन हुआ इस बार शिक्षा में, 1820 में, है ना, 8वीं बार हुआ है। सबसे पहले 1867 से स्टार्ट हुआ था, 1867 से, है ना, 1867 से, फिर इसके बाद 85 में संशोधन हुआ, फिर 2015 को संशोधन हुआ, 2011-12 में भी एक बार शायद संशोधन हुआ था। इस तरह आपका 2020 में 8वीं या 7वीं बार संशोधन हुआ है जो शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति। तो आप इसको ध्यान देंगे बेटा, उसको पूरा एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, मैम ने बताया हुआ है चैनल पे, आप देख लीजिए। इसके बाद बेटा एक तरह से 1850 में सिक्किम जो था उसको मिला लिया था अपने में। चोग्याल शासक, वहां के रहते हैं चोग्याल शासक, जो शासन करते हुए होते हैं, जो अपने मनमानी करते हैं। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के समय जवाहरलाल नेहरू बाद में आते हैं, उसको कह लीजिए कि जन्म संग्रह द्वारा मिलाते हैं, लेकिन इसके पहले सिक्किम को अपने में मिलाने का काम जो कर लेते हैं 1850 में, ये सब कर लिए होते हैं। आजाद तो करवाते हैं 1875 में हम लोग ना, जो राज्य बनता है हमारा, सॉरी 1975 में बेटा, 1800 नहीं 1975 में हमारे में विलीन हो जाता है सिक्किम, है ना। 36वां संविधान संशोधन होता है इस समय, है, याद रखेंगे सब सारी चीजें। इसके बाद 1852 में पंजाब को मिला लिया अपने में। उस समय पूरा का पूरा पंजाब जो था ना, सिंध वाला पूरा इलाका भारत में ही होता था, क्योंकि अलग थोड़े हुआ था पाकिस्तान उस समय। इसके बाद 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को पूरा जीत लिया, है ना। इस तरह सारे जितने भी कांड आपको बताए वो लिख लेंगे। अब आता है लॉर्ड कैनिंग, ये लास्ट भारत का गवर्नर जनरल होता है और पहला वायसराय ऑफ इंडिया होता है लॉर्ड कैनिंग बेटा, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए दो चीज यहां से पूछता है, जो इसका शासन था बेटा, देखिए 1857 की क्रांति भी होती है, 1857 की क्रांति भी होती है, लेकिन पूछा जाता है जब 1857 की क्रांति थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लोग सोचते वायसराय है, क्योंकि इसी के समय हुआ था। यह जो है इसका जो कार्यकाल होता है बेटा, यह होता है 1856 से लेकर 1867 तक, 56 से लेकर 67 तक होता है, 1856 से लेकर 67 तक। अब देखिए 56 से लेकर 56, 57, 58, 3 साल तो यह रहता है भैया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसी समय 1857 की क्रांति होती है। 58 में एक अधिनियम आता है कि पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वह अत्याचार करने पे तुली हुई है, वो पूरा का पूरा जो पैसा है, रुपया है, जो हड़प नीति है ना, मतलब कि पूरी एक तरह से कमांड बनाना चाहती है भारत के राजनीति पे। बना तो चुकी ही थी, बताई नहीं थी यहाँ पे, बहुत बाद में पता चलता है ब्रिटिश की महारानी को। और ब्रिटिश की महारानी एक नियम लाती हैं 1858 में, एक अधिनियम लाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अकेले मिलकर नहीं लूटेगी, इसके साथ हम भी आते हैं, अब तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू, अब हम लूटेंगे, तुम देखोगे। तो इस तरह पूरा का पूरा जो सत्ता होता है, पूछा जाता है आपसे, पूरा का पूरा जो सत्ता होता है कब जाके रानी विक्टोरिया के हाथ में हो जाता है, महारानी विक्टोरिया के हाथ में हो जाता है, तो बोलेंगे 1858। और इसी समय ये ऐलान करती हैं कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वह गवर्नर जनरल नहीं वायसराय हो जाएगा। ये चीज याद रखेंगे, वायसराय बेटा नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 57 की जो क्रांति हुई 1857 की, वो किस गवर्नर जनरल के समय हुई, तो बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय हुई, क्योंकि इस समय 1858 के बाद ये वायसराय बनता है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ये बात आपको घर कर जाना चाहिए आपके दिलो दिमाग में, ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए बेटा। अगर एग्जामिनर कभी ये पूछ लेता है कि जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी किस वायसराय के समय हुई थी, तो थप्पड़ से मारिएगा उसे बेटा, उसको तुरंत बताइएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वायसराय के समय नहीं हुई थी, गवर्नर जनरल के समय हुई थी।
याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो आप किस पे टिक करेंगे? आप दिमाग से खोजेंगे तुरंत लॉर्ड कैनी को, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कैनी को टिक करेंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसका जो क्वेश्चन का तरीका होगा पूछने का वो गलत होगा उस समय, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1858 से वायसराय। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या होता है भैया, सारी कहानी हम देख लेते हैं। चलिए लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग, अब यहाँ से आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देना है। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक होता है? 1856 से लेकर 67 तक होता है। जो इसके समय क्या होता है? आईपीसी, इंडियन पीनियल लिंग, आईपीसी धारा है ना, इंडियन आईपीसी है ना। आईपीसी जो धारा है बेटा, सारा का सारा लगभग 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं हैं। लगभग कितने चैप्टर है इसमें? लगभग 14 की 15 कितने चैप्टर है? एक मिनट रुकिएगा। जैसे हम लोग यहाँ 22 भाग है ना, तो 22 नहीं 24 के आसपास में शायद चैप्टर हैं इसमें, और उसमें 511 धाराएं हैं। तो आईपीसी जो धारा था बेटा ना, इसी के समय लाया था गया था, तो धारा इसी के समय स्टार्ट हुआ था। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के समय आया था। इसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति हुई थी, इसी के समय हुई थी, ये भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और जो विश्वविद्यालय बने थे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में, वो इसी के समय बने थे। लिख लेंगे, विश्वविद्यालय जो बना था कलकत्ता, मुंबई, बम्बई या फिर मुंबई और मद्रास। मद्रास मतलब जो आज का चेन्नई है, चेन्नई को ही मद्रास बोलते हैं बेटा, आज का जो चेन्नई है उसी को मद्रास पहले बोला जाता था। तो ये सब महानगर हुआ करते थे पहले, बहुत ज़्यादा इसमें दबदबा होता था इन लोग का। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इसमें इस जगह जो कॉलेज बना था किसके समय बना था? लॉर्ड कैनिंग के समय बना था बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लॉर्ड मेयो। क्रम से लिखते रहिए आप लोग। अब लॉर्ड मेयो की घटना सुनिए, ये भी कम बदमाश नहीं था, ये भी बदमाश था। दूसरा, जितने आए ना सब बदमाश थे। लॉर्ड मेयो का बेटा कार्यकाल होता है 1869 से लेकर 1872 तक होता है। 1869 से लेकर 1872 तक। इसके समय पहली बार 1872 में जनगणना होता है। जनगणना जो होता है हर 10 साल पे जनगणना हमारे यहाँ ना, तो वह इसके समय पहली बार हुआ था, स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। अभी ये चीज देखिए, दो बार आप कंफ्यूज होंगे। एक आता है बेटा लॉर्ड रिपन के समय अस्थायी रूप से, सुचारू रूप से चलने लगता है हर 10 साल पे, लेकिन इसके समय पहली बार हुआ था 1872 में जनगणना। ये पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगा देते हैं लॉर्ड रिपन के समय अगर पूछेगा अस्थायी रूप से, विधिवत रूप से कब से चलने लगा हर 10 साल पे, तो लगाएंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। वो 1882 से स्टार्ट हुआ था, ये 1881 से स्टार्ट हुआ था। अभी आएंगे इसी क्रम में लॉर्ड रिपन भी। और इसके समय क्या हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय बेटा इसका जो हत्या कर दी, पूछा जाता है कौन भारत का वायसराय रहता है, कौन सा भारत का वायसराय रहता है जिसको उसी के समय हत्या कर दिया गया था किसी विदेशी द्वारा। तो बता देंगे, ये पोर्ट ब्लेयर में गया था चेक वगैरह करने के लिए, जो बंदी बनाया था, जितने लोग को जाता है चेक करने, उसी जगह एक कह लीजिए कि बंदी रहता है, एक तरह से कैदी रहता है, इनकी हत्या कर देता है चाकू से गले देख के। अफगानिस्तान का रहता है, अफगानी रहता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। लॉर्ड मेयो के बाद आ जाता है बेटा लॉर्ड लिटन, तीसरे नंबर का लॉर्ड लिटन आता है। ये भी वायसराय रहता है 1867 से लेकर 1876 से लेकर 1880 तक रहता है। इसके समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, याद रखेंगे 1878 में लाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रेस के ऊपर पाबंदियां होती हैं फिर से जकड़ देता है, याद रखेंगे। इसके बाद भारतीय शास्त्रा अधिनियम 1878 में लाता है। भारतीय जो सशस्त्र है ना, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम है, ये सब इसी के समय आता है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम इसके समय आता है। इसके बाद आता है बेटा सिविल सेवा का जो चयनित आयु था, पहले होता था 21 साल, यह ससुरा घटा के कर देता है 19 साल, 21 से घटाकर 19 कर देता है। यह बात पूछी जाती है तो याद रखेंगे। जो यूपीएससी पहले होता था, यूपीएससी नहीं, पहले क्या होता था, सिविल सेवा का हम क्या बोलते थे पहले, अब तो हो गया ना यूनियन पब्लिक सर्विस। पहले होता था ब्रिटिश वहाँ पे करवाया जाता था, यहाँ से हम लोग को जाना होता था एग्जाम देने वहाँ पे। तो इसी को जो यूपीएससी था, सिविल सेवा का जनक, मतलब जनक तो बोला जाता है कॉर्नवालिस को, लेकिन इसके समय हुआ था बेटा, जो एज था ना वो 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे आप। इसके बाद लॉर्ड रिपन आ जाता है। अब लॉर्ड रिपन को बेटा एक संज्ञा दिया जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है कि भैया जो आप हो ना उद्धारक के तौर पर उसे देखा जाता है, भारतीय उद्धारक के तौर पर उसे देखा जाता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया। लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छा काम किया। इसका शासन लिखने कब से कब तक था? 1880 से लेकर 1884 तक था,
यह बात लिख लेंगे। इसके बाद इसे स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। स्वशासन का जनक, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। नियमित जनगणना, जो अस्थायी रूप से जनगणना स्टार्ट होता है नियमित रूप से बेटा, नियमित रूप से, वो किसके समय होता है? इसी के समय होता है। नियमित जनगणना याद रखेंगे, नियमित जो जनगणना है इसी के समय होता है। 1881 से स्टार्ट होता है, 81-82 से, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद जो 1881 में कारखाना अधिनियम आया था, कारखाना अधिनियम, यह भी इसी के समय आया था, ये भी चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद बेटा जो एल्बर्ट बिल पर विवाद हुआ था, एक घटना है एल्बर्ट बिल वाला, इसके बाद ही इनको निकाल दिया गया था, क्योंकि एल्बर्ट बिल में एक कानून रहता है बेटा जो इनके पक्ष में नहीं होता है, इस वजह से यह इस्तीफा दे देते हैं। तो पूछ लिया जाता है कभी काल के कि एल्बर्ट किस विवाद के कारण जो लॉर्ड रिपन है, जिसको अस्थायी स्वशासन का जनक बोला जाता था, वह किस बिल के बाद इस्तीफा दे देते हैं? तो बोलेंगे एल्बर्ट बिल के बाद ये अपना इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं भैया हमको हमारा देश ही चाहिए। इसके बाद ये ब्रिटिश में लौट जाते हैं, याद रखेंगे। अब आया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन बहुतों बार पूछता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक होता है, और इसके समय पहली घटना होती है 1905 में बंगाल विभाजन, लिख लेंगे। यह तो बाद में रद्द हो जाता है, लेकिन बंगाल विभाजन होता है जो ना इसी के समय होता है। बहुत विरोध होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए जनहानि होती है, बहुत ज़्यादा लोग तबाही, मतलब कि एक तरह से हड़ताल वगैरह करते हैं। तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है, लिख लेंगे। इसके बाद 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी इसी के समय हुआ था। टॉमस रैले रहते हैं जो इनकी अध्यक्षता में इसी के समय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। विश्वविद्यालय बेटा, विश्वविद्यालय याद रखेंगे। विश्वविद्यालय बेटा आया था, एक्ट आया था, विश्वविद्यालय एक्ट आया था, या फिर कह लीजिए विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, किसके समय हुआ था? तो बोलेंगे 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ये बात आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो आप नेक्स्ट पॉइंट जो लिख लेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो लॉर्ड कर्जन था बेटा, यह जो है 1904 में विश्वविद्यालय को खोलना शुरू कर दिया था। 1902 में आयोग बना, गठन बना, और 1904 में खोलना स्टार्ट कर दिया। ये बात याद रखेंगे। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है इसी के समय से विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से चलने लगे थे। विश्वविद्यालय जो थे ना हमारे सारे, वो अच्छे ढंग से अपने लय में आ गए थे, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब याद रखेंगे नेक्स्ट कौन आता है बेटा? नेक्स्ट आता है लॉर्ड मिंटो आता है इसी के समय 1909। आपको पता है कि जो कह लीजिए मुस्लिम को एक तरह से पृथक निर्वाचन का एक तरह से अलग कर दिया गया था, पृथक निर्वाचन दे दिया गया था कि आप चुनावी क्षेत्र में पृथक हो जाएंगे, इस तरह कह लीजिए कि जाति के आधार पर अलग किया गया था, जाति क्या धर्म के आधार पर अलग किया गया था, याद रखेंगे। तो आप लिखेंगे लॉर्ड मिंटो कब से कब तक था भैया? कब से कब तक था? 1905 से लेकर 1910 तक था, 1910 तक का। 1906 में इसके समय हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय हुआ था। और 1907 में भैया 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी के समय एक हुआ था कांग्रेस अधिवेशन विशन नारायण धर के अध्यक्षता में। विशन नारायण धर याद रखेंगे बेटा, है ना, कि जयप्रकाश नारायण थे या फिर विशन नारायण धर थे, दोनों में से कोई एक था, शायद जयप्रकाश नारायण ही थे। 1907 में जिसके समय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और इस कांग्रेस अधिवेशन में बेटा कह लीजिए कि मुस्लिम लीग तो बना ही था। इसके बाद इस कांग्रेस अधिवेशन में बहुत सारे विवाद होते हैं, इसको हम कभी बता देंगे, आपको लिख लेंगे। 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1909 में पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया था मुस्लिमों को, ठीक है, याद रखेंगे। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं 1909 अधिनियम को, क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। जो ये मार्ले होता है बेटा, मार्ले जो होता है ना, ये भारत का सचिव होता है, और जो मिंटो होता है भारत का वायसराय होता है। ये बातें भी पूछी गई हैं, तो बता सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग आया, जो बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय, वह रद्द कर देता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक लॉर्ड हार्डिंग और आया रहता है, बहुत पहले, जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल वगैरह रहता है ना, लॉर्ड हार्डिंग, तो वह लॉर्ड हार्डिंग नहीं बेटा, ये दूसरा लॉर्ड हार्डिंग है, याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग, अब इसके समय क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द, पहले बंगाल विभाजन रद्द, और क्या काम करता है? 1911 में एक अधिनियम पारित करता है, जिससे कि भारत का जो कैपिटल है दिल्ली को गठन करता है, और 1912 में
1912 में बना देता है, याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल होता है लिख लीजिए 1910 से लेकर 1916 तक होता है, 16 तक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी बीच बहुत सारा काम करता है। दिल्ली का राजधानी 1911 से हटाकर 1911 में मतलब गठन करता है और 1912 में बना देता है दिल्ली को भारत का राजधानी। इसके पहले क्या होता था, कलकत्ता हुआ करता था, याद रखेंगे बेटा। और 1912 में एक कह लीजिए 1916 में बीएचयू की स्थापना, 1916 में बीएचयू की स्थापना जो है बेटा, जो बीएचयू के संस्थापक बोले जाते हैं कौन, मालवीय जी बोले जाते हैं। लेकिन बोला जाता है एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। मालवीय जी तो उद्घाटन के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन एनी बेसेंट काफ़ी ज़्यादा योगदान की होती हैं। जो कि एनी बेसेंट है सबसे पहली महिला हैं जो कि 1917 में अध्यक्षता करी रहती हैं कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद आ जाते हैं चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर वायसराय चेम्सफोर्ड आ जाते हैं। इनके समय क्या होता है, ये कब से कब तक रहते हैं, 1916 से लेकर 1912 तक, सॉरी 21 तक, 1921 तक होते हैं बेटा, 1921 तक होते हैं। और होम रूल लीग जो है ना, लीग, इसकी स्थापना होती है 1916 में। एनी बेसेंट हो गए, गंगाधर तिलक हो गए, ये सब का योगदान होता है काफ़ी। इस समय मुस्लिम लीग को मिला लिया जाता है, कह लीजिए जो आपका कह लीजिए कि जो आपका गरम दल नरम दल अलग हुए होते हैं उनको भी मिला लिया जाता है इसमें। तो ये सारी बातें होती हैं होम रूल लीग के समय, है ना। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है भारत को। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट बेटा, जो किचलू हो गए, सैफाल किचलू हो गए और प्लस 2-3 लोग को बंदी बना लिया जाता है। इसके विरोध में कह लीजिए रॉलेट एक्ट आता है और इनको जो बंदी बनाया जाता है तो ये लोग विद्रोह कर देते हैं। एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बेटा होता है, हमको मैसूर देखने को मिलता है। और अमृतसर जो पंजाब में है, याद रखेंगे 1919, 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट है, ठीक है। 1919 का रॉलेट एक्ट भी इसी समय आता है। और क्या होता है इसके समय असहयोग आंदोलन बचवा, असहयोग आंदोलन होता है। कब होता है, 1920 में गांधी जी द्वारा। बाद में वही गोरखपुर वाला पुलिस थाना जलाया जाता है और 22 लोग हिंसा पे आधारित होता है। इस वजह से 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो महात्मा गांधी हैं इसे वापस ले लेते हैं और इनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है। ये सारी बातें आपको पता होगा। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड इरविन आ जाता है। और लॉर्ड इरविन के समय काफ़ी काम होते हैं बेटा, काफ़ी काम होते हैं। 1926 से लेकर 1931 तक याद रहता है। और इसके समय क्या क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। 1928 में, ये चीज़ याद रखेंगे भैया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन। इसमें क्या होता है, गांधी इरविन समझौता में गांधी जी का 11 सूत्री मांग होता है जो प्रस्तुत करते हैं इसके सामने, यह नहीं मानता है ना, याद रखेंगे। 5 मार्च 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 को होता है। इसके बाद दांडी मार्च भी इसी समय देखने को मिलता है। दांडी मार्च 1930 में इसी समय देखने को मिलता है। गोलमेज सम्मेलन पहला और दूसरा 1930, 1931 और 1932 3 होता है। लेकिन जो तीसरा वाला होता है इसके समय नहीं होता है, 1930, 31, 32। केवल 31 वाले में गांधी जी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कांग्रेस इसमें से और केवल पार्टिसिपेट करता है। तीनों में हमारे भीमराव अम्बेडकर जी पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉर्ड लिनलिथगो जो होता है बेटा 1836 से लेकर 1845 तक होता है। लॉर्ड, बस लास्ट पड़ाव चल रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो कब से कब तक होता है, 1836 से लेकर 1845 तक होता है यह। और इसके समय कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल होता है वह त्यागपत्र दे देता है। क्यों, कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि इनके बिना इजाजत के, क्योंकि आपको पता है जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड नंबर का विश्व युद्ध हुआ था, इसी समय हुआ था, लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 1839 से लेकर 45 के बीच हुआ था बेटा। लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था विश्व युद्ध, दूसरे नंबर का विश्व युद्ध। पहला नंबर 14 से 19 तक हुआ था, यह दूसरे नंबर का है जो कि 39 से 45 के समय हुआ था, याद रखेंगे। 1800 देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सही करेंगे 1936 और 1939। अगर वायसराय का चेम्सफोर्ड से 1916, मतलब आप याद रखेंगे जो आपका कह लीजिए कि जो वायसराय है, अधिकतर हमारे वायसराय जो बनने स्टार्ट हो जाते हैं बेटा किसके समय से, लॉर्ड
कर्जन के बाद आ जाते हैं, लॉर्ड कर्जन से हमारा 1900 स्टार्ट हो जाता है। अगर कहीं गलत लिख दिए हो तो आप माफ़ करिएगा, थोड़ा सा 19 लिख लीजिएगा वहाँ पे ना, 19 लिख लीजिएगा। देखिए जो सेकेंड विश्व युद्ध था बेटा 1939 से 1945 के बीच लड़ा जाता है, और इसी समय जो हमारे अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज हमारे क्या, वह किसी के नहीं है बेटा, अंग्रेज जो होते हैं वह भारत को झोंक देते हैं इस युद्ध में, बोलते हैं भारत भी हमारे तरफ से लड़ रहा है ना। धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, दो राष्ट्र बनाए जाते हैं। इसमें धुरी राष्ट्र में आपके जापान हो गए और ईरान हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब लोग थे, है ना, नॉर्थ कोरिया, ये सब लोग थे। लेकिन जो आपका मित्र राष्ट्र है इसमें यूएसए हो गया और रूस हो गया, इंग्लैंड हो गए, ये सब सारे देश थे, है ना। उसी में इंग्लैंड भारत को शामिल कर लेता है। इसी को मतलब कि इसी को देखकर जो मंत्रिमंडल रहता है कांग्रेस का, यह बोलता है भैया हमारे बिना पूछे आप कैसे हमको शामिल कर लिए। इसी के उपलक्ष्य में, मतलब इसी के शोक में कर लीजिए, ये लोग क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देते हैं नाराजगी से, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा हो जाता है आपका, और इनके समय क्या काम होता है निम्नलिखितों के समय, एक काम और होता है अगस्त प्रस्ताव, ये लिख लीजिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 इन्हीं के समय आता है, 1940 अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद और क्या होता है निम्नलिखितों के समय, निम्नलिखितों के समय देखिए 45 तक रहते हैं। जाहिर सी बात है जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का मैस्कट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वह भी 1942 में इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ आप लिख लेंगे, निम्नलिखितों के समय बोले थे। इसके बाद ब्रिटिश पीएम इस समय कौन थे, ब्रिटिश पीएम चर्चिल थे बेटा, चर्चिल। कह लीजिए लिबरल पार्टी से थे, इसमें से इनको दया आ जाता है और हमारे भारत के प्रति रुझान हो जाता है। कह लीजिए भारत की उस समय जो भविष्य था एक अच्छा तौर पे, मतलब कि कह लीजिए भारत का जो भाग्य था अच्छा था और सब कुछ भारत के पक्ष में आता चला गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएंगे, लॉर्ड वेवेल आते हैं, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का जो शासन होता है बेटा 1943 से लेकर 1947 तक होता है, 47 तक होता है, 1947 तक होता है बेटा। यह जो है 1946 में इनके समय देखने को मिलता है, 1946 में इनके समय हमको देखने को मिल जाता है सैनिक विद्रोह, जो 9 सैनिक विद्रोह होते हैं इन्हीं के समय होते हैं, जो बम्बई में होता है, बम्बई में, याद रखेंगे बम्बई यानी कि मुंबई, मुंबई में होता है, याद रखेंगे बेटा 9 सैनिक विद्रोह। जो इसके बाद 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है बेटा, मुस्लिम लीग जो है ने सीधी कार्रवाई की, जो दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को मनाया था, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन का प्लान आया था बेटा इन्हीं के समय आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, इन्हीं के समय आया था। इसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया जो थी इन्हीं के समय स्टार्ट हुई थी, संविधान बनाने की प्रक्रिया, याद रखेंगे बेटा, ये चीज़ याद रखेंगे। जो कि आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हमारा पहला संविधान बैठता है, फिर 9 के बाद फिर आ जाता है 11 दिसंबर 1946 को कह लीजिए कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं वह जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, है ना, नहीं 13 को लाते हैं, 13 दिसंबर को लाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। 11 को क्या होता है, फिर 9 को तो बैठता है आपका असेंबली सबसे पहले। इसके बाद 11 में क्या होता है, 11 में अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है, इसको राजेंद्र प्रसाद जी को, जो आपके पहले प्रेसिडेंट रहते हैं। 24 जनवरी 1950 को पहला प्रेसिडेंट इनको चुना जाता है, याद रखेंगे बेटा। पहला भारत के प्रेसिडेंट कब बनाए जाते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को बनाए जाते हैं, पहला मतलब भारत का प्रेसिडेंट। एक मिनट, राष्ट्रपति यानी कि वही प्रेसिडेंट हो गए ना, राष्ट्रपति बनाए जाते हैं आपके, पहले प्रेसिडेंट के तौर पे राजेंद्र प्रसाद जी देखे जाते हैं, याद रखेंगे। और इसी समय पहला राष्ट्रगान, पहला राष्ट्रगीत अपनाया गया था पहली बार 24 जनवरी 1950 को ही, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश को लागू हो गया था। ये सारी बातें आपको पता होंगी। एक लास्ट लिखेंगे, लास्ट वायसराय। लास्ट अगर आपसे पूछता है लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछता है तो माउंट बेटन बताएंगे, लॉर्ड माउंट बेटन। या फिर पूछता है अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है, तो बताएंगे लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, बेटा लॉर्ड माउंट बेटन। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर यह पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, यह पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंट बेटन बेटा। यह 1947 से लेकर 48 के बीच रहता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछता है तो बताएंगे सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी होते हैं। सी राजगोपालाचारी जो होते हैं बेटा वो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ मतलब कि ब्रिटिश के समय के होते हैं, यह चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद हमारा पोस्ट 1950 के बाद चेंज हो जाता है, प्लस 24 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय जो संविधान था पूरे देश को लागू हो जाता है
है ना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होता है। ये सारी बातें आपको पता होंगी, बस इतनी सारी बातें थी, अगर आप नोट कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका यहाँ से बहुत सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम उपलब्ध होते हैं जो कि फ्री में दिए जाते हैं बेटा आप लोग को। आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए, मैक्सिमम शेयर करिए, हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, जिससे सारे बच्चे इसको देख सकें और अपना फ़ायदा हो सके उनका। चलिए, धन्यवाद।